अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी एक साइट है नॉर्थ नाज़ाबाद कराची की। यहाँ पे 15 किलोवाट की इंस्टॉलेशन होनी है हाइब्रिड सिस्टम की। ये उसका पहला दिन है। यहाँ पे साइट सर्वे हो रहा है और जगह को लोकेट किया जा रहा है कि किस तरफ साउथ आ रहा है, लोकेशन क्या बन रही है और किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन होगा। क्लाइंट की ये भी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बताया जाए मेरा मैक्सिमम साइट पे मेरा सिस्टम कितना लग सकता है। जो उनका बिल था वो रफली अराउंड उस वक्त 35-40,000 का उनका बिल था। तो वो चाह रहे थे कि मुझे मैक्सिमम पता भी लगे कि मेरा मैक्सिमम यहाँ पर यूटिलाइजेशन कितनी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर के लिए एलिवेशन का मटेरियल है एमएस का मटेरियल होता है। ये इसमें राउंड पाइप्स होते हैं, स्टील के गर्डर्स होते हैं, बेस प्लेट्स होती हैं, रावल बोल्ट्स वगैरह। ऑल दी एक्सेसरीज आर देयर जिससे एलिवेटेड स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट साइट पे फैब्रिकेट किया जा सकता है। ये मटेरियल्स को छत पे चढ़ाने के लिए टीम स्ट्रक्चर को घर के बाहर से ही चढ़ाएगी, क्योंकि घर के अंदर से ये जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है इक्विपमेंट की 20 फीट की, वो घर के अंदर से वो नहीं चढ़ाई जा सकती, तो वो बाहर से ही लिफ्ट करके चढ़ाया जाता है। ये आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर होता है ये अपने फ्रेश फॉर्म में इसी कलर में होता है। ये अभी फ्रेश मटेरियल है। एमएस होता है, माइल्ड स्टील। इसमें आयरन प्लस कार्बन प्लस अदर कंपाउंड्स भी एलिमेंट्स भी एडेड होते हैं, बट ये रस्ट प्रोन होता है, ये जंग खा सकता है अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया जाए यूजिंग रेड ऑक्साइड और पेंट। तो आप इसी फुटेज में देखेंगे कि इसको रेड ऑक्साइड और पेंट करके भी प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि ये बिल्कुल भी रस्ट ना हो और ये अपने 20 से 25 ईयर्स की लाइफ जो है वो कस्टमर को दे। माइल्ड स्टील कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील अफोर्डेबल पड़ता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होता क्योंकि वो फैक्ट्री से ही उसमें कोटिंग हुई भी आती है, प्लस उसमें अदर कंपाउंड्स भी मिक्स होते हैं, बट उसकी जो कॉस्ट होती है वो इससे बहुत हाई होती है, तो कस्टमर्स डू नॉट जनरली प्रेफर टू गो फॉर दैट। ये आप देख सकते हैं बाकी स्क्वायर पाइप्स और राउंड पाइप्स और रेक्टेंगुलर पाइप्स प्लस बाकी जो एक्सेसरी मटेरियल्स हैं वो भी साइट पे रेडीली अवेलेबल हैं और वो भी छत पे लिफ्ट किए जा रहे हैं। जब ये सारा मटेरियल छत पे चला जाएगा तो फिर इसकी फैब्रिकेशन होगी, साइजिंग होगी और कटिंग होगी और फिर वेल्डिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि राउंड पाइप्स के जो पिलर्स हैं ये 10 गेज के इस्तेमाल किए गए हैं। इस पर रेड ऑक्साइड की कोटिंग करी जा रही है ताकि इनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और इनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। रेड ऑक्साइड के मल्टीपल कोट्स भी किए जा सकते हैं। इस साइड पे 3 कोट्स किए गए थे आयरन ऑक्साइड के, ताकि जो रस्ट प्रोटेक्शन है वो मैक्सिमम डिफाइन की जा सके। आप देख सकते हैं एक कोट के ऊपर दूसरा कोट किया जा रहा है। लैडर्स हैं, लैडर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा क्योंकि हाइट स्ट्रक्चर की जो है वो बैक से 18 फीट की है और फ्रंट से 14 फीट की है। तो इस हाइट पे काम करने के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग लैडर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि साइड पे भी पहुंचाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्क्वायर पाइप्स हैं, इनको रेड ऑक्साइड की कोटिंग कर दी गई है ताकि ये रस्ट से प्रोटेक्टेड रहे, इनको जंग ना लगे और ये अपनी 20 से 25 साल की लाइफ भी दें कस्टमर को। रेड ऑक्साइड के बाद इस पर ऑयल पेंट भी किया जाएगा और ऑयल पेंट से एडेड प्रोटेक्शन आती है और खूबसूरती भी बढ़ जाती है, ब्यूटिफिकेशन भी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि बेस प्लेट्स भी पड़ी हुई हैं जो जिन पे प्री फैब्रिकेटेड होल्स हैं जिनको रावल बोल्ट करके एंकर किया जाएगा। स्ट्रक्चर के जो फर्श है उसमें जो आरसीसी छत है उसके साथ इसको मिला दिया जाएगा। वेल्डिंग का फैब्रिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं छत में जो ऊपर की छत होती है वो कच्ची होती है, वो वीक स्ट्रक्चर होता है, उसको रिमूव करके जो नीचे की आरसीसी छत है उसको एक्सपोज किया गया है ताकि जो स्ट्रक्चर की बेस प्लेट्स हैं वो आरसीसी छत के साथ ही एंकर हो और वो मजबूती के साथ आरसीसी छत के साथ को जॉइन हो जाए ताकि जो स्ट्रक्चर को मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो बॉटम से मिले। उसके बाद इस पर सिविल पैड्स भी बना दिए जाएंगे ताकि जो पानी की सीपेज का अगर कोई अकरेंस आ सकती है तो वो भी ना आए। ये आप देख सकते हैं रावल बोर्ड्स के लिए होल्स किए जा रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर आरसीसी छत के अंदर ताकि एंकरेज जो है वो आरसीसी छत के अंदर जो सरिया डाला हुआ होता है जो आयरन के रॉड्स होते हैं उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इस स्ट्रक्चर की हाइट थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्योंकि जो घर की एलिवेशन थी वो ऑपोजिट साइड पे थी, साउथ फेसिंग बैक साइड पे था और अगर एलिवेशन ज़्यादा ना रखी जाती स्ट्रक्चर की तो फिर एलिवेशन की वजह से स्ट्रक्चर पे शैडो आता है, सोलर पैनल्स पे शैडो आने के चांसेस थे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की हाइट को एक्सेप्शनली हाई रखा गया है। 18 फीट की नॉर्मली हाइट नहीं रखी जाती बैक से और फ्रंट से 14 फीट की हाइट भी नहीं रखी जाती, बट क्योंकि इस साइड पर रिक्वायरमेंट थी और उसके बगैर काम नहीं होना था तो इस साइड पर स्ट्रक्चर की हाइट को एक्सेप्शनली हाई रखा गया है। घर की एलिवेशन इस तरह थी कि बैक साइड पे 18 फीट ही उठेगा और फ्रंट पे इनका ममटी आ रही थी तो वो 12 फीट की तो बहुत थी, तो आपको आगे 14 फीट पे ही जाके डाउन करना था। पर इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि इंस्टॉलेशन के बाद जितनी एफिशिएंसी इनके पैनल्स और इनका सिस्टम बना रहा है वो एक्सेप्शनल है और रफली 15 किलोवाट का सिस्टम ही 80 प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। और स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो नियर बाय सारे दरख्त और बाकी किसी भी स्ट्रक्चर से ऊपर निकल गए तो उस पर बिल्कुल भी कोई शैडो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो स्ट्रक्चर वैसे ही ऊपर है।
ये आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स का अराइवल हो गया है। रफली 1.5 पैलेट्स इसमें यूज़ हुई थी। ट्रिना सोलर के 345 वाट्स के हाफ कट मॉड्यूल्स हैं, ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं, ब्रांड न्यू पैनल्स है, पैलेट कन्फिग्रेशन में ही साइट पे डिलीवर हुए हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 पैलेट्स की है। तो अब आप देख सकते हैं पैनल्स को भी, सोलर पैनल्स को भी छत पे चढ़ाया जाएगा, और पहले स्ट्रक्चर की फैब्रिकेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद सोलर पैनल्स की जो एडिशन है और जो इंस्टॉलेशन है वो भी साथ साथ शुरू कर दी जाएगी। बेस प्लेट्स, जो नीचे की बेस प्लेट्स हैं जो ग्राउंड की हैं, वो उनको कन्फिगर कर दिया गया है और उनको इंस्टॉल भी कर दिया गया है। अब इनके ऊपर जो पिलर्स हैं उनको भी माउंट कर दिया जाएगा और पिलर्स को भी वेल्ड कर दिया जाएगा, ताकि स्ट्रक्चर की जो स्टार्टिंग कन्फिगरेशन है वो स्टार्ट हो जाए और जो फैब्रिकेशन का प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन होता जाए। शुरू में टाइम फैब्रिकेशन में ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो प्रेपरेटरी वर्क्स हैं, जो प्रेपरेशन है वो ज़्यादा होती है, ग्राउंड में होल्स करने पड़ रहे हैं और एडिशनल ऐसे काम होते हैं जिसकी प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती कस्टमर को, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं छत में सुराख वगैरह किए गए हैं, तो उसकी प्रोग्रेस कस्टमर को नहीं दिख रही होती, बट दे आर दी मोस्ट एसेंशियल प्रेप वर्क, क्योंकि उसके बगैर जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो नहीं आती। तो अभी आप देख सकते हैं कि दूसरा दिन है, बट दूसरे दिन में सिर्फ 4 मेन पिलर्स, जो सबसे हाइट वाले पिलर्स हैं, 5 पिलर्स वो खड़े किए गए हैं। बट आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो अभी आगे की फुटेज है उसमें प्रोसेस की स्पीड जो है वो ज़्यादा आगे स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बेस लाइन वर्क है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे ज़्यादा टाइम शुरू के अलाइनमेंट में ही लगता है कि एक दफ़ा अलाइन हो जाए स्ट्रक्चर, एक दफ़ा स्क्वायर बन जाए, तो उसके बाद जो पैनल्स हैं वो तो फ्यू आवर्स का काम होता है, उस पर एज सुन एज पॉसिबल हो जाता है, उसका ज़्यादा मसला नहीं है। बिल्कुल, जो टॉप की बेस प्लेट्स हैं वो भी लगा दी गई हैं, और क्योंकि प्री डिज़ाइंड स्ट्रक्चर है, साइड पे फैब्रिकेट नहीं हो रहा, इसका डिज़ाइन पहले से कर दिया गया है, तो जो स्ट्रक्चर के ऊपर के जो बेस प्लेट्स हैं उनके भी एंगल का पता है, उनके भी स्लोप का पता है, डिस्टेंसिंग का भी पता है, और सिस्टम में रिडंडेंसी भी रखी गई, क्योंकि एलिवेटेड स्ट्रक्चर की हाइट है अच्छी, तो इसमें जो पिलर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। पिलर्स का जो गेज है वो 10 गेज है, नॉर्मली 10 गेज के पिलर्स इतनी हाइट पे कम, क्योंकि स्ट्रक्चर की हाइट वैसे कम होती है तो 10 गेज के पिलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 गेज के पिलर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कस्टमर को बेयर करनी पड़ती है, तो जनरली 10 गेज के पिलर्स नहीं लगाए जाते, बट इतनी हाइट पे इसीलिए लगाए हैं ताकि सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है वो एडिड रहे। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को सेंटर में भी अपनी हाइट के आपस में कनेक्ट किया गया है यूजिंग रेक्टेंगुलर पाइप्स, ताकि मेक श्योर किया जाए कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, स्ट्रक्चर इधर उधर बेंड ना करे, और इस पे आप खड़े होकर एज ए स्टेपिंग स्टोन आप स्ट्रक्चर में छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम भी कर सकते हैं, पेंट वगैरह भी करवा सकते हैं, तो इट विल एक्ट एज ए स्टेपिंग स्टोन, यू वोंट नीड अ लैडर ऑल द टाइम। ये जहाँ पे ये आप देख सकते हैं फैब्रिकेशन ऑन साइट हो रही है, जो कटिंग है वो भी हो रही है, ये एंकर्स एडिशनल लगा दिए गए हैं ताकि स्ट्रक्चर को एडिड स्ट्रेंथ भी मिल जाए नियर बाय कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के साथ। अब क्योंकि पिलर्स की माउंटिंग पिलर्स की वो हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, फैब्रिकेशन हो चुकी है, अब जो बीम्स है उनकी फैब्रिकेशन हो रही है, ऊपर बीम्स को चढ़ाया जा रहा है। ये थोड़ा रिस्की प्रोसेस होता है, इसमें टेक्निकल स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि जो बीम्स हैं वो केयरफुली ऊपर चढ़ानी होती है, वो ना इधर स्लिप करें और ना स्लाइड करें और ना ही उनके गिरने के चांसेस होने चाहिए। तो जो टेक्निकल टीम है उसकी ट्रेंड होना लाजमी है, उसका ट्रेंड होना ज़रूरी है, वरना एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या आप देख सकते हैं कि क्योंकि पिलर्स पहले से खड़े हुए थे तो बीम्स लगाने में टाइम नहीं लगता, प्रेप वर्क में ज़्यादा टाइम लगता है। इनिशियली कस्टमर को फ़ील होता है कि मेरा टाइम बहुत लग रहा है, बट सिस्टम लग नहीं पा रहा, बट जैसे जैसे काम प्रोग्रेस बढ़ती है वैसे स्पीड भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जो बेस लाइन प्रेपरेटरी वर्क होता है वो सारा कंप्लीट हुआ हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं कि अर्थिंग के लिए बोर किया जा रहा है प्रेमिसेस के बाहर। प्रेमिसेस के अंदर क्योंकि पानी का अंडरग्राउंड टैंक की मौजूदगी थी तो घर के अंदर नहीं किया गया, घर के बाहर बिल्कुल प्रेमिसेस के फ़ौरन बाहर किया गया है। ग्राउंडिंग की इलेक्ट्रिक की रेगुलेशन है कि 5 ओम से अंडर की अर्थिंग की रीडिंग होनी चाहिए। अर्थ की लाइफ बढ़ाने के लिए कस्टमर को पानी की इनलेट भी दी गई है, ताकि वो इसमें वक्तन फ़वक्तन पानी का इनपुट डालते रहें, ताकि जो अर्थ की रेजिस्टेंस है वो भी कम से कम रहे और अर्थ की जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि अर्थ में अगर पानी कम होता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो गिरती जाती है ग्रेजुअली।
और एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा गिरे तो फिर वो यूज़लेस हो जाता है। उस अर्थ की जो यूज़फुलनेस होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इट ऑलवेज़ हैज़ टू बी अंडर 5 ओम्स, क्योंकि 5 ओम्स का जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। ये आप देख सकते हैं 15 किलोवाट का टेस्ला HLE हाइब्रिड इन्वर्टर साइट पे इंस्टॉल किया गया था। ये 15 किलोवाट का 3 फेज़ कन्फिग्रेशन में इन्वर्टर है। पर फेज़ इसके 5 किलोवाट्स का लोड अलाउड है, जिस पे सर्ज कैपेसिटी 10 किलोवाट है पर फेज़। आप साथ साथ देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर का फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन ये इंस्टॉल किया जाता है ये उसी दिन लाइव कर दिया जाता है। कस्टमर के सारे लोड को ये डायरेक्टली पावर कर रहा होता है। जो इसकी नेट मीटरिंग की फ़ीचर होती है वो तभी ऑन होती है जबकि इलेक्ट्रिक नेट मीटर लगा के देता है। बट जिस भी दिन ये सिस्टम साइट पे इंस्टॉल कर दिया जाता है ये उसी दिन एक्टिव हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू एन ऑन सिस्टम। ऑन सिस्टम उस वक्त तक इंस्टॉल ऑन नहीं किया जा सकता फुल कैपेसिटी में जब तक कि इलेक्ट्रिक या वापडा आपका नेट मीटर रिप्लेस करके बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं लगा सकती। ये आप देख सकते हैं प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, और पैनल्स को भी स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया है। काफ़ी सारे पैनल्स इंस्टॉल हो गए हैं, जो बाकी हैं वो भी अभी आपको आने वाली फुटेज में देखेंगे कि वो भी स्पीड अप के साथ ही काफ़ी स्पीड के साथ इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रिना सोलर के मोनोफेशियल पैनल्स हैं, मोनोक्रिस्टलाइन हाफ कट सीरीज़ के पैनल्स हैं। आप देख सकते हैं सारी पिक्चर्स में कि राइट और लेफ़्ट में जितने भी दरख्त थे और जितने भी घर थे उनसे कई ज़्यादा ऊपर जाके पैनल्स इंस्टॉल हुए हैं हाइट में, ताकि बिल्कुल भी कोई शेडो के चांस ना हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी हम ले सकें। ये अर्थिंग की रीडिंग है 1.3 ओम्स आई थी वहाँ पे, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है वहाँ पे, जिसको 5 ओम से अंडर होना चाहिए। ये अर्थ की रेजिस्टेंस को और कम करने के लिए इसमें एक कंडक्टिव पाउडर डाला जाता है, जिस पे जब ऊपर से पानी डालते हैं तो फिर ये एज ए सोल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है और रेजिस्टेंस को कम कर देता है, जिससे अर्थ की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अर्थ का मकसद ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है, जो भी सिस्टम में अगर किसी भी फॉल्ट की वजह से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बिल्डअप हो रहा है तो उसको अर्थ के अंदर डिस्चार्ज कर दे और स्ट्रक्चर में कहीं भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद ना हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होने से इन्वर्टर के डैमेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और यूज़र को भी करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में फेलियर आने के चांस भी बढ़ जाते हैं और यूज़र को हैज़र्ड भी एक मौजूद होती है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को अर्थ के थ्रू ही डिस्चार्ज करवाया जाता है। एडिशनली कि इलेक्ट्रिक के वापडा की भी रिक्वायरमेंट है कि 5 ओम से अंडर आपने रीडिंग रखनी है, उसके बगैर जो नेट मीटरिंग की इंस्पेक्शन है वो अप्रूव नहीं होती। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे की फुटेज है। इसमें और पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया गया है 345 वाट्स के ट्रीना के जो सोलर मॉड्यूल्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो रैपिडिटी है, क्योंकि नीचे का बेस वर्क सारा कंप्लीट हो गया, अब सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन की बारी है, तो वो साथ साथ स्पीड के साथ होती जा रही है। सोलर पैनल्स की साइजिंग और स्पेसिंग के मुताबिक उसके साथ जो नीचे के उनके क्रॉस बीम्स हैं वो लगाई जा रही हैं, और आप देख सकते हैं कि सिस्टम के स्ट्रक्चर में कितनी रिडंडेंसी है और एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ रखी गई है ताकि कस्टमर का जो सिस्टम है वो इस स्ट्रक्चर के साथ और भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में रिडंडेंसी बहुत है, एडिड स्ट्रेंथ बहुत मौजूद है। एडिशनली आप देख सकते हैं कि छत के ऊपर क्योंकि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो वो ब्लॉक कर रहे हैं सनलाइट को, तो इससे एक शेडिंग इफ़ेक्ट भी आएगा, जो कि कस्टमर ने ओवर थ्रू आउट द ऑपरेशन फील भी किया है कि क्योंकि छत के ऊपर अब आप देख सकते हैं कि पैचेस आ गए हैं शैडोज़ के नीचे छत के ऊपर अब डायरेक्ट सनलाइट की इंसिडेंस नहीं है, बहुत सारी सनलाइट है जो सोलर पैनल्स की वजह से रुक रही है, तो जो छत की गर्माइश है वो भी कम हो जाती है। ऐसे 100% इफेक्ट नहीं आता, बट जितना भी मार्जिनल इफेक्ट आता है वो बेनिफिट ही होता है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी छत के ऊपर ही शैडो आया हुआ है सोलर पैनल्स की वजह से, जिसकी वजह से घर भी थोड़ा सा ठंडा रहता है। इलेक्ट्रिकल साइड का काम भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो फैब्रिकेशन है वो ऑलमोस्ट नियर इट्स एंड है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क्स का काम भी साइड पे स्टार्ट कर दिया गया है ताकि एज सून एज़ पॉसिबल प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। इलेक्ट्रिकल वर्क्स में आप देखेंगे अभी कि क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें जो वायरिंग है वो एक्सेप्शनली ज़्यादा इस्तेमाल होती है और वो ज़्यादा लंबी होती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें कंपोनेंट्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बट उसका बेनिफिट ये होता है कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग कस्टमर का जो लोड है वो पावर अप होता रहता है, पावर उसे मिलती रहती है और वो ऑफ़ नहीं होता। कंपेयर टू एन ऑन सिस्टम में सिर्फ एक इनपुट की वायर होती है जो कि इलेक्ट्रिक की मेन से आती है और दैट इज़ ऑल, उसमें से उसी से इन्वर्टर को पावर आती है और उसी से इन्वर्टर नेट मीटर भी करता है। बट
उसमें इशू ये होता है कि क्योंकि लोड को डायरेक्ट पावर नहीं दी हुई होती तो ड्यूरिंग लोड शेडिंग वो इन्वर्टर भी ऑफ हो जाता है और लोड भी ऑफ हो जाता है। तो यू नीड टू गो फॉर अ सेपरेट बैकअप सिस्टम, जिसमें या तो जेनसेट आप इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई और यूपीएस इस्तेमाल करते हैं। क्लाइंट ने अलॉन्ग द वे ही साथ साथ पेंट भी करवाना शुरू कर दिया था और ऑयल पेंट करवाया था और उसके 2 कोट मरवाए थे ताकि इसकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो बढ़ती रहे और रस्ट से बिल्कुल बच जाए। इलेक्ट्रिकल रूम के लिए कस्टमर ने सेपरेट रूम बनवाया है, जो कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप नहीं होता, बट हमारी रिकमेंडेशन हमेशा होती है कि जो इलेक्ट्रिकल रूम है वो सेपरेट होना चाहिए। इन्वर्टर की जो हाउसिंग स्पेस है वो प्रेफरेबली इंडोर्स होनी चाहिए, आउटडोर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आउटडोर में रखने से जो मिट्टी की इनग्रेस है, जो डस्ट एक्यूमुलेशन होती है इनसाइड द इन्वर्टर वो ज़्यादा होती है, तो फिर इन्वर्टर की मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ती है एज ए यूज़र। अगर IP65 इन्वर्टर होता है तो उसमें भी अगर आप बड़े साइज़ के इन्वर्टर पर जाते हैं तो उनमें एक वेंटिलेशन फ़ैन मौजूद होता है जिसकी आपको पीरियोडिकली उसको आपको मिट्टी से बचाना होता है, जिसका मतलब आपको एयर ब्लोअर से उसकी मिट्टी को क्लियर करना होता है। तो इस साइड पे कस्टमर ने अपना इलेक्ट्रिकल रूम सेपरेटली कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसको आप देख सकते हैं कि 2 दीवारें ही हैं, बट हाईली इंपॉर्टेंट है। को बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता ये, बट इसकी जो एफिकेसी होती है वो बहुत हाई होती है, इसकी यूटिलिटी भी बहुत हाई होती है। आपका सारा का सारा सिस्टम जो होता है उसका इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वो एक रूम के अंदर एक तो सेपरेट हो जाता है, बच्चों के एक्सेस से वो दूर हो जाता है, सेफ्टी उसकी बढ़ जाती है, मेंटेनेंस और उसका रूटीन वर्क करना आसान हो जाता है इन केस ऑफ एनी फेलियर्स, प्लस मिट्टी की इंटरेस्ट नहीं होती तो जो लाइफ होती है सिस्टम की वो बहुत हाई हो जाती है। बेनिफिट इसका इन द लॉन्ग रन कस्टमर को ही मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कि इनपुट के भी मल्टीपल पेयर्स हैं, आउटपुट के भी मल्टीपल पेयर्स हैं, क्योंकि इस इन्वर्टर में 2 तरह के आउटपुट्स हैं, लो आउटपुट और हाई आउटपुट, जिसका मतलब है कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग हाई लोड को पावर आना रुक जाती है बट लो लोड को पावर आती रहती है, जिसमें आप क्रिटिकल लोड डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत एक्सेसिव वायरिंग होती है बिकॉज इट इज़ अ हाइब्रिड सिस्टम। अगर ये ऑनरेट सिस्टम होता है तो उसमें वायरिंग कम होती है, उसकी कॉस्ट भी कम होती है, कस्टमर को कॉस्ट भी कम बेयर करनी पड़ती है, उस सिस्टम की यूज़फुलनेस भी कम होती है। बट हाइब्रिड सिस्टम में ये फ़ायदा कस्टमर को डेफिनेटली मिलता है कि उसका सिस्टम ड्यूरिंग लोड शेडिंग पावर देता रहता है, क्योंकि बैटरी बैकअप भी मौजूद होता है और आउटपुट्स को सेपरेटली पावर्ड भी किया गया होता है। ये आप देख सकते हैं, ये AC DB बॉक्स है ऑन द राइट साइड और लेफ्ट पे DC DB बॉक्स को सेपरेट रखा गया है, जिसमें DC कंपोनेंट्स सारे मौजूद हैं, जिसमें सोलर पैनल्स की DC ब्रेकर्स हैं, सोलर पैनल्स की वायरिंग है, प्लस बैटरी की वायरिंग है। तो 2 सेपरेट DB बॉक्सेस डिफाइन किए गए हैं। इन्वर्टर को रूम के अंदर रख दिया गया है और इन्वर्टर को आप इसके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो भी आने वाली फुटेज में आप देखेंगे कर दिए जाएंगे, ताकि इन्वर्टर को पावर अप कर दिया जाए। इन्वर्टर को पावर अप करके ही साइट कंप्लीट हुई थी और कस्टमर को पावर आना शुरू हो गई थी थ्रू द इन्वर्टर, क्योंकि सिस्टम हाइब्रिड इन्वर्टर है। हाइब्रिड इन्वर्टर को आप किसी भी टाइम ऑन कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। आप सिर्फ उसका ऑन जो फीचर है, नेट मीटरिंग का जो फीचर है वो ऑफ़ रखते हैं, ताकि वो नेट मीटरिंग ना करे, बट वो लोड को पावर देता रहेगा, घर को पावर देता रहेगा। नेट मीटरिंग का फीचर उसमें ऑफ रहता है जब तक कि इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगा देती नया वाला, वो फीचर ऑफ रखा जाता है। जिस दिन मीटर लग जाता है नेट मीटरिंग वाला, बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं उसे, उस दिन आप नेट मीटरिंग का फीचर भी ऑन कर देते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर में। ये आप देख सकते हैं कि रूम का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीशन की तरफ चला गया है और इन्वर्टर को भी ऑन कर दिया गया है, सिस्टम लाइव हो गया है। जो नीचे फाइनल वर्क्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ कनेक्शंस वो भी कर दिए गए हैं और इन्वर्टर भी ऑन है। और आप देख सकते हैं कि 3 फेज़ का सिस्टम है, इसमें तीनों फेज़ पे डिफरेंट वो आ रहे हैं और ये चेक किया गया था कि AC आइसोलेशन मौजूद है कि नहीं। और यही था आज का सिस्टम, और आने वाले दिनों में आपके साथ और सिस्टम्स की वीडियोस और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशंस भी लाएंगे। थैंक यू।